हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट बायोलॉजी एंड दिस इज़ ज्योति वर्मा। आज हम लोग बात करेंगे प्लांट रेस्पिरेशन के रेगुलेशन की, यानी किस तरीके से प्लांट्स में रेस्पिरेशन को कंट्रोल किया जाता है। तो प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन का रेगुलेशन होता है वो बॉटम अप रेगुलेशन होता है। बॉटम अप रेगुलेशन में क्या होता है, जो नीचे के प्रोडक्ट्स होते हैं, जब हमारा अल्टीमेट प्रोडक्ट बन जाता है तो वो ऊपर की जो स्टेप्स होती है उनको इनहिबिट करने लगता है। आज हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये जो डायग्राम है इसे समझा देते हैं। ये आपका ग्लाइकोलिसिस की ही स्टेप्स हैं, जैसा कि आप जानते हैं। उसके बाद पाइरूवेट का जो मोलिक्यूल बन जाता है उससे एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। एसिटाइल कोएंजाइम ए आपका सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल में इंटर करता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इंटर करते हैं मॉलिक्यूल्स और फिर उससे हमें एटीपी मिलता है। लेकिन जब प्रोसेस के एंड में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के एंड में एटीपी सफिशिएंट बन जाते हैं, जितनी एनर्जी प्लांट को चाहिए उतनी हो गई है, प्लांट्स में उतना एटीपी जनरेट हो गया है, फिर ये एटीपी प्रोसेस को ब्लॉक करना स्टार्ट कर देता है। यानी कि ये जो एटीपी है ये जैसे ही ज़्यादा अमाउंट पे इकट्ठा हो जाएगा ये प्रोसेस को इनहिबिट करने लगेगा। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को इनहिबिट करेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से जो प्रोसेस होने वाली थी, यानी कि NADH से NAD बनने वाला था, वो प्रोसेस नहीं हो पाएगी और NAD बहुत सारे इकट्ठा हो जाएंगे। NADH के एक्यूमुलेशन की वजह से ये बाकी सारे इंजाइम्स पे इफेक्ट डालेगा। क्रेब्स साइकिल में जो ये यहाँ पे इन स्टेप्स पे जो इंजाइम फंक्शन कर रहे हैं उनकी फंक्शनिंग को इनहिबिट कर देगा NADH, जिसकी वजह से ये जो प्रोडक्ट्स बनने थे, जैसे कि मैलेट बनना था या मैलेट से जो ऑक्सैलो एसीटेट बनने की प्रोसेस है वो इनहिबिट हो जाएगी। तो इन सब प्रोसेसेस के इनहिबिट होने की वजह से सिट्रेट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। और जैसे ही सिट्रेट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, ये सिट्रेट फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट से पाइरूवेट बनने की प्रोसेस को इफेक्ट करेगा। यानी कि ये सिट्रेट जो हमारा एंजाइम है पाइरूवेट काइनेज उसको इनहिबिट करेगा, जिसकी वजह से फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा और ये फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट हमारा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज जो एंजाइम है उसको इनहिबिट करेगा। सो इस तरीके से जो हमारा जैसे ही प्रोडक्ट बन गया है वो आगे की जो ऊपर की प्रोसेसेस हैं उनको इनहिबिट करने का काम कर रहा है। सो इसे ही हम लोग बॉटम अप रेगुलेशन कहते हैं। जो हमारा बॉटम में प्रोडक्ट है वो ऊपर की जो स्टेप्स हैं उनको इनहिबिट करने लगता है जैसे ही हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट बन जाता है। इसके अलावा प्रोसेस को इनहिबिट करने के अलावा जब भी ज़्यादा ज़रूरत होती है स्टेप्स की कि जल्दी स्टेप्स होने लगे तो इसे स्टिमुलेट भी किया जा सकता है। जब सेल में ADP का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ये ADP इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को स्टिमुलेट करेगा। यही ADP पाइरूवेट से एसिटाइल को एंजाइम A बनने की प्रोसेस को स्टिमुलेट करेगा और ADP आपका फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज जो एंजाइम होता है उसको भी स्टिमुलेट करेगा। ये सब प्रोसेसेस एंजाइम पे ही अफेक्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से हमें इनहिबिटरी और स्टिमुलेटरी इफेक्ट देखने को मिल रहा है। सो इस तरीके से प्लांट्स के केस में रेगुलेशन होता है। अब अगर हम प्लांट्स के केस में बात करें ग्लाइकोलिसिस के रेगुलेशन की, तो रेगुलेशन जो है हमारा ग्लाइकोलिसिस का ग्लाइकोलिटिक प्रोसेस को कंट्रोल करने का मैकेनिज्म है। और ये जो प्रोसेस है ये डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला तो हमारा है फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट। जैसे ही फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, जैसा कि अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि किस वजह से हुआ था, तो फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट का कंसंट्रेशन जैसे ही ज़्यादा हो जाएगा वो ग्लाइकोलिसिस की ऊपर की स्टेप्स को इनहिबिट करने लगेगा। pH ग्लाइकोलिसिस के लिए 7.0 होना चाहिए, तभी ग्लाइकोलिसिस सही से फंक्शन कर सकती है। तीसरा पॉइंट हमारा ये है फीडबैक इनहिबिशन जो होता है, यानी कि जैसे ही हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो बन जाएंगे, जैसे कि ATP हमारा बन गया तो वो सिट्रिक एसिड साइकिल को इनहिबिट करने लगा था।
तो उसे हम फीडबैक इनहिबिशन कह रहे हैं। यानी कि जैसे ही हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है वो ऊपर की स्टेप्स को इनहिबिट करने लगता है। तो ये भी ग्लाइकोलिसिस के रेगुलेशन का एक पार्ट है। उसके बाद जो हमारा एडीपी है वो हमारी जो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस है उसको स्टिमुलेट करने का काम करता है। यानी कि जैसे ही एडीपी का कंसंट्रेशन बढ़ेगा ग्लाइकोलिसिस की स्टेप्स तेज़ी से होने लगेंगी। तो इस तरीके से ग्लाइकोलिसिस में रेगुलेशन होता है। प्लांट्स के केस में स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं। इस तरीके से प्लांट्स के केस में रेगुलेशन होता है, बॉटम अप रेगुलेशन होता है। जबकि एनिमल्स का केस बिल्कुल डिफरेंट है, उसमें टॉप डाउन रेगुलेशन होता है। प्लांट्स के केस में ही बॉटम अप रेगुलेशन होगा, जिसमें कि क्या हो रहा है, जो हमारे बॉटम के प्रोडक्ट्स हैं वो ऊपर की स्टेप्स को इनहिबिट या स्टिमुलेट करने का काम कर रहे हैं। ये जो हमने एग्जाम्पल लिया ये एटीपी और एडीपी का था। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं और बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जो कि इस प्रोसेस को, प्लांट रेस्पिरेशन को इनहिबिट और स्टिमुलेट करने का काम कर रहे हैं। वो हमने डिस्कस नहीं किया। इस प्रोसेस को सिंप्लीफाइड तरीके से समझाने के लिए सिर्फ हमने एक एग्जाम्पल लेके समझाया है। तो जैसे ही एटीपी का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, यानी कि एटीपी का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, ये ऊपर की प्रोसेसेस को ब्लॉक करने का काम करेगा। जबकि एडीपी का कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा हुआ तो ये ऊपर की प्रोसेसेस को स्टिमुलेट करने का काम करेगा। तो इस तरीके से प्लांट्स के केस में बॉटम अप रेगुलेशन होता है। हमने एडीपी और एडीपी एज एन एग्जाम्पल जो है आपको समझाया। इसके अलावा भी और भी इनहिबिटरी सब्सटेंस और स्टिमुलेटरी सब्सटेंस होते हैं। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।